नमस्कार। नई उम्मीदें, नई सपने और एक और नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अफसर अपार और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा, जहां हम बात करेंगे नए भारत की, प्रेस रिपोर्ट्स की और आत्मनिर्भर होते भारत की। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी मुकुल। शुक्रिया कृतिका। और खासतौर से नया सवेरा में हम आपको बताएंगे कैसे आर्थिक विकास जो है वो अब और रफ्तार से होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ खेल जगत की भी हम बात करेंगे, क्या वहां पर हिट रहा, और इसके साथ साथ आपकी सेहत कैसे रहेगी फिट, टेक टॉक, और इसके साथ वर्ल्ड वॉच पर डालेंगे भी नजर, जहां पर बताएंगे आपको अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्या कुछ खास चल रहा है। ये सारी जानकारी आपको देंगे अगले 1 घंटे में, लेकिन सबसे पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, घुसपैठ से निपटने के लिए बनेगा व्यापक ढांचा। राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में आज ड्रोन, सब एरियल खतरों पर होगी चर्चा। ब्लू इकोनॉमी और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पर भी मंथन। पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी। संगठन महासचिव पीएल संतोष ने समीक्षा बैठक के बाद की घोषणा, किसी भी तरह की गठबंधन से भी इनकार। झारखंड में छात्र आंदोलन के बाद अब बीजेपी की मोर्चाबंदी। 21 अगस्त को एक छात्रा के साथ बदसलूकी के आरोप में आज मजिस्ट्रेट का घेराव, जेएमएम कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज करने की मांग। अमेरिका ने ईरान पर बढ़ाए आर्थिक प्रतिबंध। ईरान के व्यापारिक साझेदारों को भी दी चेतावनी। ईरान ने कहा, नए प्रतिबंध लगे तो हॉर्मुज़ से नहीं निकलने देंगे एक बूंद तेल। और ग्रैंड चेस टूर फाइनल में पहुंचे प्रज्ञानंदा। सेमीफाइनल में विसेंट कीमर को दी मात। आज देर रात फाइनल में फैबियानो करुआना से मुकाबला। और आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। आपको बता दें, देश की सुरक्षा से जुड़े विषय पर गृह मंत्री अमित शाह ने काफी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। दरअसल दिल्ली में चल रहे राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा और उससे जुड़ी चुनौतियों पर खुलकर बातें हुई। इस दौरान कई चीजें पॉइंट आउट की गई, जैसे आतंकवाद से निपटने के तरीके, मल्टी एजेंसी सेंटर यानी MAC के जरिए इंटेलिजेंस का एकीकरण, विश्लेषण और उसे लागू करना, नशीले पदार्थों पर नियंत्रण के लिए विजन डॉक्यूमेंट, अवैध प्रवासियों की पहचान और उन्हें वापस भेजना, और साइबर क्राइम और पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर से निपटने के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क जैसे बेहद अहम मुद्दे अमित शाह की तरफ से साफ साफ कहे गए। साथ ही उन्होंने कहा कि घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई जारी है और इसके साथ साथ आगे भी ये कार्रवाई होती रहेगी। अवैध प्रवासियों को जाना होगा, घुसपैठ से निपटने का व्यापक ढांचा जो है बनेगा, और इसके साथ साथ मैं कह रही MAC डेटा का AI आधारित विश्लेषण भी किया जाएगा। साथ ही आतंकवाद पर प्रहार योजना लागू होगी और भगोड़ों को वापस लाकर ट्रायल में जो तेजी है वो भी यहाँ देखने को मिलेगी। इसके साथ ही गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ट्रायल इन एब्सेंशिया का भी इस्तेमाल किया जाएगा। UAPA मामलों में एकीकृत जांच पर खासतौर पर जोर दिया जाएगा। पाकिस्तान की जो प्रॉक्सी वॉर है उस पर भी नीति बनाई जाएगी कि कैसे उससे निपटा जाए। साइबर क्राइम के खिलाफ नीति पर मंथन, और इसके साथ ही नशीले पदार्थ पर भी विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा, क्योंकि आज के युवा को हम किस तरीके से नशीले पदार्थों से बचा सकते हैं। इसके साथ साइबर क्राइम का भी जिक्र हुआ। साइबर क्राइम से निपटने पर नीति फ्रेमवर्क, और साथ ही सम्मेलन के दूसरे दिन आज की अगर हम बात करें तो सब एरियल सिस्टम यानी कि हवा से हमले की प्रणालियां जो है उससे जुड़े हुए खतरे और उनसे निपटने के उपायों, ब्लू इकोनॉमी पर चर्चा होगी। बिल्कुल, किस तरीके से जो ब्लू इकोनॉमी है यानी हमारी समुद्री अर्थव्यवस्था, उसको हम सुरक्षित कैसे कर सकते हैं। साथ ही इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके असर और बायो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की ज़रूरत पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यानी वो तमाम पहलू जिनको लेकर देश की जब सुरक्षा की हम बात करते हैं, कहीं भी कोताही बरती नहीं जाएगी। हर एक पहलू पर विशेष फोकस जो है वो सरकार का यहाँ नजर आता है, और इसी को लेकर हमने देखा किस तरीके से जो मंथन है इस बैठक में यहाँ पर हुआ है, सम्मेलन में हुआ है पहले दिन, और खासतौर से आज का जो दिन है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि सरकार लगातार हमने देखा है किस तरह की जो नीतियाँ हैं वो अभी तक लाई है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, या जब हम कहते हैं जो प्राथमिकता है वो राष्ट्र सुरक्षा को यहाँ पर कृतिका में देखा है सरकार ने दी है, और उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल, और आज इसको लेकर गहन चिंतन मंथन भी होने वाला है। लेकिन इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां अब बात करते हैं पंजाब की, जहां पर अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीट पर वो अकेले चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल, दरअसल बीजेपी के महासचिव बीएल संतोष कल से पंजाब में हैं और संगठनात्मक बैठकें वो ले रहे हैं। कल पहले ही दिन बीजेपी कार्यकर्ता और जिला इकाई की पूरी लीडरशिप के साथ एक समीक्षा और संगठनात्मक बैठक के बाद उन्होंने कहा कि पंजाब बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है और भाजपा इस बदलाव को वास्तविकता में बदलने के लिए तैयार है। इस समय पंजाब में बीजेपी के 2 विधायक हैं और आम आदमी पार्टी के 94 विधायक हैं। तो अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं पंजाब के अंदर और इसको लेकर राजनीतिक दलों की तरफ से अब लगातार इसमें अब अपनी रणनीति बनाई जा रही है, लोगों से मुलाकात भी और अपने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि इस समय पंजाब में सरकार की स्थिति अत्यंत दयनीय है और खराब हो चुकी है। साथ ही उन्होंने गठबंधन की किसी भी संभावना को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी दल के साथ समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी सीधे तौर पर अगर देखा जाए, जो यहाँ पर जब हम कहते हैं कि किसी से गठबंधन हो सकता है नहीं, इसको सिरे से यहाँ पर अब खारिज कर दिया है बीजेपी की तरफ से। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए चुनाव से पहले किस तरीके की रणनीति जो है वो यहाँ नजर आ रही है, लगातार बैठकों का जो दौर है वो भी अब देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल पंजाब में अगले साल होने विधानसभा चुनाव। 117 ਤੇ ਲੜੇਗੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 117 ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। तो कुल मिलाकर बीजेपी का पंजाब मिशन पूरी तरह से अब क्लियर नजर आ रहा है, पिक्चर पूरी तरीके से लगभग साफ है। कृतिका, 2022 के बाद बीजेपी का जो फोकस है वो बढ़ा है और बीजेपी महासचिव ने पटियाला में जोनल बैठक, बठिंडा में संगठनात्मक बैठक भी की और इस दौरान बूथ स्तर पर संगठन मजबूती पर फोकस किया गया। बिल्कुल, और इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस दौरान जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं उनके बीच में बेहतर समन्वय पर बात हुई है। ये तय हुआ कि चुनाव से पहले जमीनी स्तर पर किस तरीके से सक्रियता को बढ़ाया जा सकता है। अब आज की अगर हम बात करें तो आज लुधियाना, जालंधर और साथ ही अमृतसर में बीएल संतोष ये महत्वपूर्ण बैठकें लेने जा रहे हैं और आगे की रणनीति को और पक्का और मजबूत किया जाएगा। कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद होगा और सीधे स्तर पर यह कहा जा सकता है कि जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी पंजाब में खुद को मजबूत करने पर इस समय लगी हुई है। बिल्कुल, पंजाब के अलग अलग जिलों की बात की जाए, अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां पर जो बैठकों का दौर है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। और बीजेपी की खासियत ये रही है, जब बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ संवाद होता है, रणनीति जो है लगातार हम देखते हैं किस तरीके से बनाई जाती है और उसके बाद उसका क्रियान्वयन जो है वो हमें देखने को मिलता है और उसके परिणाम भी हम देखते हैं चुनाव में किस तरीके से नजर आते हैं। और अब पंजाब पर एक फोकस जो है वो यहाँ नजर आ रहा है आगामी चुनाव को देखते हुए और उसी को लेकर लगातार अलग अलग जगहों पर जो बैठकों का दौर है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। बीएल संतोष जो लगातार बैठक लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस बीच बीजेपी की जब हम बात कर रहे हैं तो पंजाब में चुनावी मुद्दे क्या रह सकते हैं, अलग अलग जो पहलू हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्या वो मुद्दे होंगे वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल इन प्रमुख मुद्दों में अगर बात की जाए नशा मुक्त पंजाब की, साथ ही भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये लगातार ऐसे मुद्दे हैं जो कि हमें देखने को मिल रहे हैं। पलायन की बात करें, कानून व्यवस्था और गैंगस्टर की बात की जाए, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए मान सरकार पर लगातार इस तरह के आरोप लगते आए हैं उनको बढ़ावा देने के, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे इस बार चुनाव में अहम साबित होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, और इसके साथ ही अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों का भी भरोसा जितना होगा इस समय भारतीय जनता पार्टी को पंजाब के अंदर खासतौर पर, और पंजाब की जो आर्थिक स्थिति है उस पर, सीमा सुरक्षा और बॉर्डर क्षेत्र विकास पर भी खासतौर पर फोकस भारतीय जनता पार्टी का है। तो ये तमाम वो मुद्दे हैं जिनका जिक्र अब आने वाले विधानसभा के जो चुनाव है उसमें आपको नजर आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का फोकस इन तमाम मुद्दों पर है क्योंकि ये वो मुद्दे हैं जिन पर इस समय जो पंजाब की आम आदमी पार्टी है वो चौतरफा घिरी हुई है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी जारी है। इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत करने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, भारतीय जनता पार्टी का ये कहा जा सकता है कि ये पंजाब मिशन जो है वो इस समय शुरू हो चुका है और पंजाब के अंदर बूथ स्तर से किस तरीके से शुरुआत भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब ग्राउंड जीरो से कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है और पूरी रणनीति उनको समझाई जा रही है विधानसभा चुनावों से पहले पंजाब के अंदर। शैलेंद्र, कृतिका, अगर पंजाब में बीजेपी के सांगठनिक ढांचे को देखें तो लंबे समय तक बीजेपी का शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन रहा और उसके बाद जब ये गठबंधन टूटा तब बीजेपी ने यह फैसला किया
कि वो पंजाब में अकेले आगे बढ़ेगी, यानी हर जिले में उसका संगठन हो, बूथ स्तर तक उसके कार्यकर्ता हो, इस पर काम किया जाएगा और फिर बाद में देखा जाएगा कि कोई सहयोगी दल है कि नहीं है, वो बात की बात है। अब बीजेपी की ये पूरी कोशिश रही है बीते 2-3 वर्षों में कि वो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कोशिश करती है कि वो आम आदमी पार्टी को घेरे, लेकिन बीजेपी को यह लगता है कि प्रभावी विपक्ष की जो भूमिका है वो बीजेपी निभा रही है, भले ही उसके पास तो उतनी सदस्य संख्या नहीं है पंजाब विधानसभा में, लेकिन सड़क पर या फिर जनता के बीच पंजाब में बीजेपी ने जोर शोर से उन मुद्दों को उठाया है, चाहे वो नशा के बारे में हो, जिस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी और उस पर किस तरह से फेल हुई है बीजेपी ये बता रही है, और करप्शन, ये दो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो बीजेपी पंजाब के चुनाव में उठाने जा रही है। और हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं, इसको लेकर आम आदमी पार्टी की मान सरकार पर बीजेपी करारा निशाना साध रही है। देखिए, संकेत बहुत स्पष्ट दे दिए गए, राज्य की यूनिट चाहती है कि अकेले चुनाव लड़ा जाए, प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात को कहा भी है, बीएल संतोष जो संगठन महासचिव है वो आंतरिक बैठकों में इस बात को कह भी रही है, और फिलहाल ये आधिकारिक स्टैंड बीजेपी का है भी, बीजेपी की कोशिश यही है कि वो सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़े, यानी फिर गठबंधन की जो संभावना है उस पर फिलहाल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कार्यकर्ताओं से कहा जा रहा है कि वो इस तरफ न देखें, वो सभी सीटों पर तैयारी करें। हम जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी शिरोमणि अकाली दल के नेता की, और उसके बाद हमने देखा था कि बहुत कयासबाजी हुई थी, बीजेपी की तरफ से खंडन भी आया था कि गठबंधन जैसी कोई बात नहीं है, इसे उस तरह से न देखा जाए। तो उसके बाद ये चर्चा हुई कि क्या अंततः एक बार बीजेपी और एसएडी फिर साथ आएंगे। देखिए, फिलहाल बीजेपी का आधिकारिक स्टैंड यही है कि वो अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, अकेले चुनावी मैदान में सभी सीटों पर जाना चाहती है, और उस लिहाज से संगठन को तैयारी करने के लिए बोला गया है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि केंद्रीय जो नेतृत्व है बीएल संतोष, उनका दौरा हो रहा है, अलग अलग संगठन बैठक कर रहे हैं, और जनता से जुड़ने और पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसकी जो विफलताएं हैं, खासतौर पर नशा को लेकर, जो नशा रोकने को लेकर जो विफलता है, और करप्शन को लेकर जो उन पे चार्ज लगे हैं, जो उन पर आरोप है, इन दो मुद्दों को बहुत जोर शोर से उठाया जा रहा है। और तीसरा मुद्दा है रिमोट कंट्रोल से जो सरकार चलाने की कोशिश हुई है अरविंद केजरीवाल के द्वारा, जो पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार है, जब से दिल्ली में उनकी सरकार गई है तब से वो वहीं डेरा डाले रहते हैं, और जिस तरह से उनके कई नेता पंजाब में दखल देते हैं, दिल्ली के नेता, तो ये 3 मुद्दे हैं जिसको बीजेपी बहुत जोर शोर से उठा रही है। बिल्कुल शैलेंद्र, लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए, जिस तरीके से खनन माफिया की बात करें या शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए, कानून व्यवस्था जिस तरीके से लचर होती नजर आई, क्या ये भी अहम मुद्दे हो सकते हैं? क्योंकि जो जनता है उसका विश्वास शायद पंजाब सरकार से उठ चुका है, और ऐसे में कोशिश यही होगी कि कैसे जो जनता है वो अविश्वास कर सकती है, और उसके बाद परिणाम जो है शायद जब चुनाव में हमें नजर आए। देखिए मुकुल, बीजेपी की रणनीति दो तरफा है। पहली बात तो यह है कि जनता को यह बताने की कोशिश है कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो हर मोर्चे पर विफल है। गवर्नेंस का मुद्दा, जिसमें कानून व्यवस्था का मुद्दा है, ये आप देखें कि बहुत जोर शोर से उठ रहा है। वहां के कर्मचारी किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं तमाम मांगों को लेकर। और दूसरा ये बात यह है कि जनता को यह बताया जाए कि अब विकल्प बीजेपी है, विकल्प कांग्रेस नहीं है, विकल्प बाकी दल नहीं है। बीजेपी अब मजबूती से जनता से हितों से जुड़े मुद्दे उठा रही है। अब वो सत्ता में आ सकती है अपने दम पर, ये जनता के बीच भरोसा दिया जाए, और उसके इर्द गिर्द पूरी रणनीति बनाई जा रही है। और इसीलिए बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो आंतरिक मतभेदों से घिरी हुई है, वहां जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष और चन्नी और ये सब जो विवाद है, उसमें बीजेपी को लगता है कि जनता के बीच जो संदेश है वो ये जा रहा है कि बीजेपी एक मजबूत विकल्प के तौर पर सामने है। आपने आम आदमी पार्टी को देख लिया, कांग्रेस को बहुत समय तक देखा, और बाकी दलों को गठबंधन में आपने देखा। अब बीजेपी अपने दम पर सरकार बना सकती है, जनता को भरोसा दिलाया जाए, और वो गवर्नेंस के मुद्दे आगे ले जाएगी, गवर्नेंस बेहतर करेगी। जब दिल्ली में केंद्र में सरकार है बीजेपी की, और पंजाब में भी अगर सरकार बनती है, तो जो डबल इंजन वाली बात है उससे पंजाब का जो विकास है वो तेज होगा। क्योंकि बॉर्डर स्टेट है तो कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की बहुत जरूरत है, ये बीजेपी हमेशा कहती रहती है, जिसमें उसका कहना है कि पंजाब की जो सरकार है मान सरकार वो पूरी तरह से फेल साबित हुई।
बिल्कुल, इसके साथ ही और भी कई सारे अहम मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं घिरी हुई है पंजाब के अंदर, और खासतौर पर जैसा आपने खुद भी जिक्र किया कि अरविंद केजरीवाल जब से दिल्ली से वो सत्ता से बाहर हुए हैं तब से ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है उनका वहां पर बीतता है पंजाब के अंदर, तो ऐसे में वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी सवाल खड़े करता है। देखिए, निश्चित तौर पर जब आप किसी राज्य में जो राज्य की लीडरशिप है, जो मुख्यमंत्री है, उनके काम में दखल देंगे तो ये तो सवाल उठेगा ही। और जब से पंजाब में सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की मान सरकार, तब से आप देखें कि ये सवाल उठते रहे, तस्वीरें बताती रही हैं। जब अरविंद केजरीवाल पंजाब गए तो एक तस्वीर शुरू में आई थी जब नई नई सरकार बनी थी कि पंजाब के मुख्यमंत्री पीछे थे, अरविंद केजरीवाल आगे थे। उसके बाद जिस तरह से दिल्ली के पंजाब में कई नेताओं ने डेरा डाला आम आदमी पार्टी के, और उनके दखल की खबरें आई। जो तमाम जगहों के दौरे हैं वो अरविंद केजरीवाल या फिर मनीष सिसोदिया करते नजर आए, उस पर सवाल उठा। तो रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने की कोशिश के आरोप अरविंद केजरीवाल पर तो लगते ही रहे। बिल्कुल शैलेंद्र, लेकिन इसके साथ ही एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये तो बात रही राजनीतिक दलों की तरफ से, लेकिन जो ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करें तो वहां पर जो कर्मचारी संगठन है वो भी इस समय मान सरकार से काफी ज्यादा कहीं ना कहीं परेशान है, दुखी है। उनका ये कहना है कि हम कई सारे वादे चुनावों के दौरान हमसे किए गए थे साल 2022 में, और वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। जो पुरानी पेंशन योजना है और इसके साथ ही जो भत्ता, महंगाई भत्ता बढ़ाने की बात है, वो भी पूरे नहीं किए गए, जिसको लेकर 27 तारीख को पंजाब बंद का आह्वान भी किया गया है। शैलेंद्र, देखिए कृतिका, मैंने यही बात की थी, गवर्नेंस के मुद्दे, इसमें कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ओपीएस का मुद्दा है जो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने वो बात कही थी, केवल कर्मचारी हितों से जुड़े मुद्दों की बात नहीं है। आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आई थी, बीजेपी का आरोप है, और वहां पर ग्राउंड रियलिटी में भी आप देखें तो ये कहा जा रहा है कि बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। तो ये एंटी इनकम्बेंसी तब आती है जब आप जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आते हैं आप उनको पूरा करने का गंभीरता से प्रयास नहीं करते या फिर वादा खिलाफी करते हैं। तो अब बीजेपी इन्हीं मुद्दों को जनता के सामने रख रही है कि देखिए, ये नशा मुक्ति के नाम पर सत्ता में आए थे, लेकिन किस तरह से वहां पर नशा बढ़ा है, ये ऐसे तस्वीरें आती रहती हैं। और आप देखिए किस तरह से आरोप लगे, उस पर बहुत चर्चा नहीं करना चाहता। कई ये अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर हम देखेंगे किस तरीके से बीजेपी जो है मुखर होती नजर आ रही है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो एक बदलाव क्या पंजाब में भी नजर आएगा। चुनाव जो आ रहे हैं उसके बाद फिलहाल स्थिति ये देखने लायक हुई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शैलेंद्र, आपका बताने के लिए किस तरीके से बीजेपी जो है एक नई रणनीति के साथ अब यहाँ पंजाब में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ख़ासतौर से अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से कृतिका हमने देखा पंजाब में अलग अलग मुद्दे जिनको लेकर लगातार कहीं ना कहीं मान सरकार जो है उभरती नजर आ रही है, और 27 अगस्त को पंजाब बंद का भी आह्वान है। जी हाँ, आपको बता दें कि मानके गांव में प्रदर्शन की बात इस समय की जा रही है और पुलिस ने वाटर कैनन से भी खदेड़ा था। दरअसल अभी हाल ही में जब कर्मचारी संगठनों की तरफ से मानके वो गांव पहुंचे थे तो वहां पर गांव में एंट्री तक नहीं करने दी गई और बैरिकेटिंग उनको खदेड़ दिया गया, वहां से उन पर लाठियां बरसाई गई। दरअसल उनकी सिर्फ मांग थी कि ओपीएस बहाली जो वादा किया गया था मान सरकार की तरफ से चुनावों के दौरान, और इसके साथ ही जो लंबित डीए किस्तें हैं उस पर भी अब मांग कहीं ना कहीं तेज होती जा रही है। और इन्हीं दोनों मांगों को लेकर कि आपने जो चुनाव में वादे किए थे वो वादे आप कब पूरे कर रहे हैं, इसको लेकर ये सभी जो कर्मचारी संगठन है वो अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनको वहां से खदेड़ दिया गया, जिसके बाद में उनमें काफी ज्यादा रोष है। और इस समय अब 27 अगस्त को पूरे पंजाब बंद का आह्वान किया गया है और सभी से कहा गया है कि वो भी पंजाब बंद को सपोर्ट करें, अपना समर्थन दें। बिल्कुल, भगवंत मान का जो पैतृक गांव है सतौज, वहां हमने देखा किस तरीके से जो प्रदर्शन है देखने को मिला, और वहां प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की गई। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी घायल भी हुए, और खासतौर से जिस तरीके से ना सिर्फ वादा खिलाफी, विश्वासघात का आरोप लगातार जो ये कर्मचारी हैं लगा रहे हैं, प्रदर्शनकारियों ने लगाया है, लेकिन अभी तक भी अगर देखा जाए ना तो कोई अहम बातचीत अभी तक हुई है, लेकिन लगातार जो अब पेंशन कर्मचारी हैं या उसके साथ साथ दूसरे कर्मचारी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन सरकार की स्थिति अभी भी वही बनी हुई है। फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। MDH की
की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना। यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं झारखंड की, जहां झारखंड छात्र आंदोलन के बीच की अब जब 21 अगस्त को झारखंड के एजुकेशन सिस्टम और भर्ती परीक्षाओं के खिलाफ कई जिलों में छात्रों ने सरकार के खिलाफ पुतला जलाने का कार्यक्रम किया और उसी दिन रांची में एक छात्रा प्रतिमा कुमारी के साथ बदसलूकी की भी खबरें सामने आई। प्रतिमा का कहना है कि आरोपियों ने 21 अगस्त को सीएम के पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान उसके हाथ से पुतला छीना, मारपीट की, छेड़छाड़ की और अपशब्द कहने के साथ साथ जान से मारने की धमकी भी दी। साथ ही उनके साथियों पर ही केस दर्ज किए गए हैं, लेकिन आरोपी को चिन्हित नहीं किया गया। आइए पहले ये जान लेते हैं कि खुद प्रतिमा कुमारी क्या कह रही हैं, उनके साथ उस दिन क्या हुआ था। दरअसल प्रतिमा के जो आरोप हैं, इन आरोपों की अगर बात की जाए क्या कुछ कहना है, आइए पहले आपको दिखाते हैं प्रतिमा का, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अभी तक अलग अलग मामले दर्ज हुए थे, लेकिन जो आरोपी हैं प्रतिमा के अनुसार उन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रतिमा का जो भी सवाल करना चाहती हूँ, आप जो पुणे में जाके 70 लाख महिलाओं को बोल रहे हैं चीख चीख कर कि हम उनके साथ हैं, तो आप झारखंड के छात्रों के साथ क्यों नहीं है? यहाँ की महिलाएं सुरक्षित नहीं है आपकी सरकार में। और आप सेंट्रल का बात करते हैं, आप बार बार बोलते हैं कि हमें सेंट्रल दे दो, हमें देश दे दो। कैसे दे दे आपको देश? यहाँ झारखंड के बच्चे सुरक्षित नहीं है रोड पे, आपको देश हम कैसे दे दे? आप ये चीज हमें आके बताइए। 26 दिनों से हम लोगों ने लगातार धरना प्रदर्शन किया, अनशन पे बैठे, हमारे सभी छात्र गुहार लगा रही थी आपसे मिलने के लिए, आप आए तक नहीं। और आप बाहर जाके बोल रहे कि हम छात्र के साथ हैं, हम महिला के साथ हैं। कहाँ हैं सर आप? तो कहाँ है सब ये आरोप सीधे तौर पर प्रतिमा का, और बड़ा सवाल राहुल गांधी से भी कि वो लगातार इस तरह की बातें तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कुछ हुआ है, उनके साथ क्या कुछ बीता है, उस पर किसी ने संज्ञान नहीं लिया। और उसी वजह से अगर देखा जाए कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है सवालों के घेरे में, लगातार छात्र जो हैं वो मांग करते रहे कि इस तरफ भी आप ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन अब प्रतिमा के साथ बीजेपी जो है वो यहाँ साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराने के समय नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेता भी मौजूद थे। और अब इसी मसले पर बीजेपी ने आज से मजिस्ट्रेट घेराव की तैयारी भी की है, क्योंकि पुतला दहन कार्यक्रम में हर जगह मजिस्ट्रेट नियुक्त थे। मरांडी का साफ कहना है कि छात्रों पर कार्रवाई करने के बजाय प्रदर्शन के दौरान मारपीट करने वाले जेएमएम समर्थकों पर FIR होनी चाहिए। तो पीड़ित छात्रा के सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इसको लेकर के झारखंड के नेता विपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार विरोध का जो अधिकार है वो छीन रही है। जेएमएम कार्यकर्ताओं ने छात्रों को पीटा है, क्योंकि 21 तारीख को जगह जगह पर ये पूरे प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई थी और इसी बीच कई जिलों में मारपीट की घटनाएं भी सामने आई, जहां जेएमएम के कार्यकर्ता पहुंचे और महिलाओं के साथ जो छात्राएं हैं उनके साथ बदसलूकी की गई। छात्रों पर मुकदमे दर्ज करना गलत है, ये बात कहना है बाबूलाल मरांडी का। और हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। दिवाकर, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो छात्र हैं उनके साथ लगातार खड़ी हो, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है तब से भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। और अब जब 21 तारीख को जब हाल ही में जगह जगह प्रदर्शन हुए तो उस दौरान मारपीट की खबरें भी सामने आई, कई जगह पर मारपीट की गई है और इसके साथ ही जो छात्राएं हैं उनके साथ बदसलूकी की गई। उन्हीं में से एक है प्रतिमा, जिन्होंने अपनी जो शिकायत है वो भी दर्ज कराई और उनका कहना है कि हमारे ऊपर FIR दर्ज ना करके जिन लोगों ने हमारे साथ बदसलूकी की है
उनके खिलाफ ये शिकायत होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दिवाकर, देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड में जो छात्र आंदोलन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार के प्रति लोगों का आक्रोश भी बढ़ रहा है। और जिस तरीके से जो 2 दिन पहले पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान जिस तरीके से लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं, और वैसे जेपीएससी जेएससीसी रिफॉर्म मंच के जो छात्र थे जो रांची में मौजूद थे, उन पर हजारीबाग में भी एफआईआर दर्ज हुआ है। तो ये कई तरह के मामले हैं जो पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उसके बाद कल प्रतिमा बकायदा जो है वो थाने पहुंचती है। 2 दिनों से वो कह रही थी कि मानसिक तौर पर वो विचलित थी, क्योंकि उनके साथ जिस तरीके से झामुमो के कार्यकर्ताओं ने वसूली करने का प्रयास किया, उसके बाद से वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी। और कल वो जब थाने में पहुंची तो काफी मशक्कत के बाद उसका एफआईआर दर्ज किया गया। और उस दौरान जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है बाबूलाल मरांडी, वो वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं करता है पुलिस तो हम लोग अब सड़क पर आंदोलन तेज करेंगे। और उसके बाद उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की और उसके बाद तब जाकर एफआईआर दर्ज होता है। तो कहीं ना कहीं जो छात्र है वो छला महसूस कर रहे हैं कि जब हमने कुछ किया ही नहीं तो हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाता है और हमारे साथ जो वसूली करते हैं उनको एफआईआर दर्ज नहीं होता। तो इस तरह के कई संगीन आरोप और गंभीर आरोप लग रहे हैं कि किस तरीके से छात्रों को दबाने का प्रयास झारखंड में हो रहा है और लोकतंत्र को दबाने की कोशिश झारखंड में हो रही है। और इस बीच दूसरी तरफ उधर जब इस तरह की कार्रवाई हुई है और उसके बाद जो कोर्ट से लगातार कल भी जो 2 परीक्षाएं रद्द की गई थी उसमें स्टे कल हाईकोर्ट ने दे दिया है। तो अब जो ये मामला है वो एक तरीके से सुर्खियां भी बन रहा है कि जो सरकार ने अपना पक्ष रखना चाहिए वो ठीक ढंग से नहीं रख रही है। और देवेंद्र महतो का दूसरा दिन है, उन्होंने बाकायदा शुरू कर दिया है अपनी न्याय यात्रा, जो कहते हैं आंदोलन के दूसरे चरण की। रामगढ़ के बाद आज वो चतरा पहुंचे हुए और उसके बाद न्याय यात्रा का जो कार्यक्रम है वो लगातार आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल दिवाकर, लेकिन इस बीच ये शायद एक मामला है जो सामने आ गया है और वहां भी जब दबाव बनाया गया तो शिकायत दर्ज हुई। हो सकता है इससे भी ज्यादा मामले जो हैं इस तरह के सामने आए, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव छात्रों पर ही बनाया गया। जो लाठी है वो छात्रों पर ही बरसाई गई और तब सवाल ये खड़े हुए थे कि आखिर वहां पर जेएमएम कार्यकर्ता कैसे पहुंचे और उसके बाद पुलिस ने जो लाठियां बरसाई वो छात्रों पर ही क्यों बरसाई। जो छात्र हमने देखा तो तस्वीरें सामने आई थी, अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था। और अब जब इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए 2 तरफा पहले कहीं ना कहीं सोरेन सरकार जो है घिरती नजर आ रही थी, लेकिन हमने कल देखा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी एक सख्त रवैया जो है वो अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जवाब है वो मांगा गया है। क्या माना जाए, क्या सीबीआई जो की जा रही है जांच के लिए वो यहाँ पूरी होती नजर आएगी? कुछ देखिए, लग तो रहा है उसी डायरेक्शन में स्थिति, क्योंकि सीआईडी जो जांच कर रही है उसमें छात्रों को विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार आवाज उठा रही है कि सीआईडी के जरिए सिर्फ मामले को दबाने का प्रयास हो रहा है और छात्र तो पहले दिन से ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और कल जो सुप्रीम कोर्ट में जिस मामले पे पीआईएल पे सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन्हें निर्देश भी दिया है कि सीआईडी कोई भी रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं करे और तमाम जो रिकॉर्ड्स है उसको संरक्षित रखा जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि पूरी जो रिपोर्ट्स, पूरी जो जांच अब तक की हुई है, क्या क्या प्रक्रियाएं हुई है और किस तरीके से जो चीजें निकल कर सामने आ रही है, उसको अगले जो रिपोर्ट्स, जो जवाब मांगा गया है राज्य सरकार से, सीआईडी के डीजी से जवाब मांगा गया है, तमाम लोगों से जो पक्ष मांगा गया है कि तमाम चीजों को आप लेकर आइए, तो अगली सुनवाई के दौरान ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि सीबीआई की जांच की जो मांग है वो सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करता है या क्या करता है। लेकिन लगातार जो सरकार की ओर से कदम उठाए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं एक विश्वास की कमी दिख रही है। शायद इसी वजह से जो छात्र है वो नाराज है, आक्रोशित है और ये आंदोलन अगले चरण की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल, और खासतौर से दिवाकर जिस तरीके से देवेंद्र महतो जिनका हमने देखा जो यात्रा उन्होंने जो शुरू की है 24 जिलों में, उसको लेकर भी किस तरह की प्रतिक्रियाएं फिलहाल यहाँ देखने को मिल रही हैं सियासी हलकों में? देवेंद्र नाथ महतो ने हेमंत सोरेन के गांव दिशोम गुरु सेगू सोरेन के गांव निमरा से इस यात्रा की शुरुआत की है, न्याय यात्रा की शुरुआत की है। इस दौरान हालांकि शुरुआती दौर में कुछ दिक्कतों को सामना वहां उन्हें करना पड़ा। उन्हें पहले उस गांव में जाने नहीं दिया गया, रोका गया। उसके बाद जब वो गांव पहुंचे तो एक तरीके से उनके साथ धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया और उसके बाद जब वहां से वो रामगढ़ की ओर निकले तो उसमें भीड़, और जो दिख रहा है कि झारखंड में जो युवा है, छात्र हैं, वो आक्रोशित है, उनके परिजन आक्रोशित है। तो कहीं ना कहीं एक जन आंदोलन की जो स्थिति है वो झारखंड में बनती हुई दिख रही है। और आपने ये छात्र आंदोलन के दौरान भी देखा, जो 25 दिनों तक जो यहाँ हड़ताल चला, जो विधानसभा घेराव का कार्यक्रम हुआ, पुतला दहन का कार्यक्रम, और शाम में आप लगातार देख रहे थे कि तिरंगा यात्रा हो, चाहे हम कह सकते हैं कि पैदल मार्च हो, तमाम जो छात्रों की ओर से जो आंदोलन का रूपरेखा रखी गई थी उसमें लगातार जन आक्रोश की भावना दिख रही थी साफ तौर पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए लगातार आप अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं के अधिकारों की बात करते समय सभी समुदायों की महिलाओं को समान रूप में से शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में किरेन रिजिजू ने लिखा कि कांग्रेस कहती है पितृसत्ता खत्म करो, लेकिन सवाल है कि निशाना हमेशा केवल हिंदू समाज पर ही क्यों साधा जाता है। इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि अल्पसंख्यक महिलाओं के अधिकारों की बात क्यों नहीं होती और क्या मुस्लिम बेटियां हमारी बहनें और बेटियां नहीं हैं। किरेन रिजिजू ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस को वास्तव में महिलाओं के साथ खड़ा होना है तो हर महिला, हर समुदाय और हर समय उनके अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भारत की बेटियां इसरो में नेतृत्व कर रही हैं, लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं और ओलंपिक में पदक भी जीत रही हैं। लखपति दीदी और ड्रोन दीदी के रूप में नारी शक्ति देश के विकास में अहम भूमिका निभा रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय बेटियों की उपलब्धियों को कमतर नहीं आंकना चाहिए और समाज को बांटने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। और वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कड़ा प्रहार किया। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की महिला आरक्षण पर सोशल मीडिया पोस्ट पर तीखी प्रतिक्रिया उन्होंने दी और उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत आरक्षण को नई जनगणना के बाद परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने पर ही लागू करने का स्पष्ट प्रावधान है। इनके मन में महिलाओं को आरक्षण देना नहीं है, इसलिए इन्होंने उसके खिलाफ वोट किया और उसको पराजित किया। महिलाओं को आरक्षण देने का अवसर प्राप्त हुआ, उस समय एनडीए के पास 3/4 2/3 मेजोरिटी ने ऐसा ध्यान में आने के बाद महिला विरोधी नीति उन्होंने सामने लाई और उसका विरोध किया। इसलिए चिदंबरम जी, आप सभी महिला आरक्षण विरोधी है। आप 2029 में महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते, लेकिन मुझे विश्वास है मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी चाहे कुछ भी हो जाए 2029 में महिलाओं को आरक्षण देकर रहेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जापान दौरे पर हैं। वे 27 अगस्त तक वहां रहेंगे। इस दौरान वे टोक्यो के अलावा नागोया और ओसाका का भी दौरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अपने जापानी समकक्ष आकाजावा योसेई के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। बैठक में भारत जापान के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने, आर्थिक सहयोग बढ़ाने और नए अवसरों की पहचान करने पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि ये दौरा दोनों देशों के बीच कारोबारी साझेदारी को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और साथ ही अगर बात की जाए भारत रूस आर्थिक साझेदारी को लेकर, तो यहाँ भी एक नई दिशा देने की जो कोशिश है वो नजर आ रही है। बिल्कुल, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक में 3 अहम प्रस्ताव रखे, जहां एस जयशंकर ने कहा कि अब सहयोग का फोकस सिर्फ बातचीत पर नहीं बल्कि ठोस परिणाम और समयबद्ध क्रियान्वयन पर होना चाहिए। उन्होंने दोनों देशों के कारोबार और उद्योग जगत की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया ताकि निवेश, व्यापार और तकनीकी सहयोग में आने वाली व्यवहारिक अड़चनों को दूर किया जा सके। इसके साथ ही बदलते वैश्विक हालात के बीच नए आर्थिक और तकनीकी अवसर तलाशने की जरूरत बताई। जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस के बीच मौजूदा आर्थिक संभावनाओं का भी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हुआ है और IRIGC के जरिए इस क्षमता को आगे बढ़ाया जाएगा। Let me today make 3 proposals for the benefits of the co-chairs of the working groups and subgroups to further strengthen the effectiveness of the IRIGC TEC mechanism. First, let us focus on implementation and outcomes. Second, let us further strengthen our engagement with business. And third, constantly update our view of opportunities and explore new possibilities. The complicated international scenario will constantly throw up fresh ideas because we are all focused on de-risking and diversifying. और इसी के साथ ही हम यहाँ रुक रहे हैं और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। छोले दा या लोबिये दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी,
छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए बात करते हैं प्रमुख जो समाचार पत्र हैं उसमें कौन सी अलग जो कुछ खबरें हैं विशेष वो आज प्रकाशित हुई हैं। बिल्कुल, जो पहली प्रमुख खबर है वो है भारत की आत्मनिर्भरता से जुड़ी। जी हाँ, क्योंकि रक्षा के मामले में भारत जो है वो आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में लगातार अग्रसर है और विदेशी खरीद जो कि साल 2005 की अगर हम बात करें तो 67% से ज्यादा थी और आज वो घट करके सिर्फ और सिर्फ 12% पर पहुंच चुकी है और भारतीय रक्षा उत्पाद अब 80 से ज्यादा देशों तक पहुंच रहे हैं। यानी कि हम पहले बाहर से खरीद करते थे लेकिन अब भारत में ही हथियारों को बनाया जाता है रक्षा के क्षेत्र में और इनको बाहर इंपोर्ट किया जा रहा है। तो ऐसे में भारत जो है वो लगातार आत्मनिर्भर हो रहा है और इसके साथ ही 2022-20 की अगर हम बात करें तो रक्षा खरीद का 42% हिस्सा जो है वो विदेश से आता था। 2026 में ये घटकर मात्र 12% रह गया और इसके तौर पर सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची, घरेलू खरीद और बढ़ते रक्षा निर्यात से कहीं ना कहीं जो डिफेंस क्षेत्र है उसकी तस्वीर पूरी तरह से बदलती हुई समय नजर आ रही है। तो ये तो बात हुई आत्मनिर्भर भारत की, लेकिन डिजिटल भारत की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको बता दें देश भर में जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कें हैं उनको अब डिजिटल पहचान दी जा रही है और करीब 1.94 करोड़ QR कोड जो हैं वो तैयार हुए हैं और ख़ासतौर से इस QR कोड के ज़रिए जो स्थिति है सड़क की यानी जो विशिष्ट डिजिटल पहचान जो है वो इन सड़कों को दी जा रही है जिससे हर तरह की जो स्थिति है वो पता चल सकेगी। यानी जो सड़क का रखरखाव है वहाँ पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, कैसे और ज़्यादा उपलब्धता जो है यातायात वहाँ सुचारू हो सकता है, तमाम जानकारी जो है वो डिजिटली अब एकत्रित की जाएगी जिससे न सिर्फ कनेक्टिविटी बेहतर हो सके बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो विकास की रफ्तार है वो इसके ज़रिए देखने को मिलेगी। और जो अगली महत्वपूर्ण खबर है वो है गोल्ड यानी कि सोने से जुड़ी हुई। दरअसल जो भारतीय महिलाएं हैं उन्होंने गोल्ड ETF में जो निवेश है वो अपना और ज्यादा बढ़ा दिया है। चांदी में भी आकर्षण बढ़ा है लेकिन गोल्ड में ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि गोल्ड में अगर हम देखें तो 16% से ज्यादा हिस्सेदारी गोल्ड ETF की हुई है कुल निवेश में और जहां 69,000 करोड़ का शुद्ध निवेश आया है वित्त वर्ष 2025 और 26 के दौरान। और ऐसे में जो युवा महिलाएं हैं वो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी इक्विटी में नजर आ रही हैं। उम्र बढ़ने के साथ ही हाइब्रिड डेट और गोल्ड जैसे विकल्पों की हिस्सेदारी भी लगातार बढ़ रही है महिलाओं की और 58 वर्ष से अधिक उम्र की जो महिलाएं हैं उनके पोर्टफोलियो में हाइब्रिड फंड की हिस्सेदारी भी 29% से ज्यादा इस समय हो चुकी है और इसके उलट 25 वर्ष से जो कम उम्र की जो महिलाएं हैं उनमें केवल 5.4% ही रह गई। तो कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो गोल्ड ETF में महिलाओं का जो नजरिया है और महिलाओं का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता हुआ इस समय नजर आ रहा है। बिल्कुल कृतिका, गोल्ड ETF का आपने यहाँ जिक्र किया लेकिन इसके पीछे का एक जो अगर देखा जाए जो मुख्य कारण है वो UPI के जरिए क्योंकि लगातार हम पेमेंट करते हैं और पिछले 10 वर्षों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर वित्त मंत्रालय के अनुसार 25 अगस्त को 2016 में जिसकी शुरुआत हुई थई यानी जिसको पूरी तरीके से हम कह सकते हैं यूज़र फ्रेंडली बनाया गया UPI को और सालाना लेन देन की अगर हम बात करते हैं तो 2025-26 में ये 24,162 करोड़ से अधिक हो गया है जबकि 2016-17 की अगर बात की जाए तो ये महज 1.78 करोड़ था। यानी इसमें करीब 13,000 गुना की जो वृद्धि है वो देखने को मिल रही है और करीब हमने देखा है किस तरीके से 8 से अधिक जो देश हैं वहाँ पे लगातार इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और आज के समय में जो UPI है वो एक प्रमाण कि किस तरीके से डिजिटली भारत लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कुछ ऐसी खबरें जो कि आज प्रकाशित हुई हैं बता रही हैं कैसे देश में आर्थिक विकास जो है तेजी से हो रहा है, आत्मनिर्भरता नजर आ रही है और डिजिटली हम किस तरीके से और मजबूत होते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। तो ये था हमारा खास सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट और इसके बाद में अन्य तमाम खबरों का भी रुख कर लेते हैं जहां देश में चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने इथेनॉल के लिए चीनी के डायवर्जन को लेकर भी अब स्थिति स्पष्ट कर दी है। आंकड़ों के मुताबिक अगर हम देखें तो इथेनॉल के लिए डायवर्ट होने वाली चीनी की हिस्सेदारी 2022-23 में करीब 12% थी जो 2025-26 में घटकर मात्र 9% रह गई। तो वहीं देश में बनने वाले इथेनॉल का करीब 3/4 हिस्सा अब अनाज
और खास करके बाकी चीजों पर इस पर निर्भर होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और इसको लेकर लगातार इस तरह की जो अफवाहें हैं वो देखने को मिल रही थी कि जो चीनी की कमी हो रही है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि चीनी के उत्पादन की कमी की जब हम बात करते हैं, उत्पादन में कमी का अनुमान है और अब ये करीब अगर देखा जाए करीब 306 लाख टन के आसपास का है। और इससे पहले जब अंतर्राष्ट्रीय मानकों की हम बात कर रहे हैं तो वहां भी इसकी कमी हमें देखने को मिली थी। और चलिए इसी के साथ अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास और महत्वपूर्ण खबरों पर। सोमवार को अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाते हुए कुछ घोषणाएं की। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ईरान को आर्थिक डी डे यानी बहुत बड़े आर्थिक संकट की धमकी दी। उन्होंने ईरान को अलग थलग करने और तेहरान के साथ व्यापार करने वाले दूसरे देशों को सजा देने के मकसद से नए प्रतिबंधों का ऐलान किया। ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट ने कहा कि दूसरे देशों को ईरान के साथ व्यापारिक संबंध तोड़ने होंगे, वरना उन्हें डॉलर आधारित वित्तीय प्रणाली से बाहर किए जाने का खतरा हो सकता है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि नए प्रतिबंध 5 अहम सेक्टर्स डिजिटल एसेट्स, टेक्नोलॉजी, सोना, एविएशन और शिपिंग पर केंद्रित हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए इन पर निर्भर रहा है। इसके साथ ही विभाग ने यह भी कहा कि हर देश को ईरान से जुड़ी उन गतिविधियों को बंद करने के लिए एक तय समय सीमा दी जाएगी जिनकी पहचान अमेरिका ने की है। बेसेंट ने यह बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के नेताओं को फोन करके उनसे ईरान के साथ अपने संबंध खत्म करने पर खास अपील कर रहे हैं और साथ ही विभाग के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल यानी ओफेक ने कई देशों में लगभग 60 ऐसी संस्थाएं, व्यक्ति और जहाजों पर प्रतिबंध लगाए जो ईरान की गतिविधियों में मदद करते हैं। बिल्कुल, और ये ईरान के 5 प्रमुख सेक्टर्स जो अमेरिकी निशाने पर हैं और खासतौर से इसके साथ साथ इन गतिविधियों में गैर कानूनी परमाणु और मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल करना, साइबर ऑपरेशन और तेल से कमाई करने वाले नेटवर्क शामिल हैं। ओएफएसी ने कई ऐसे जर्नल लाइसेंस भी रद्द कर दिए हैं जिनके तहत तो ये खासतौर से अमेरिका की एक सख्त चेतावनी जो है वो यहाँ नजर आ रही है। ओएफएसी ने कई ऐसे जो जनरल लाइसेंस हैं उनको रद्द किया है जिनके तहत पहले ईरान को कुछ खास तरह के पैसे भेजने यानी रेमिट्स और ईरानियों को अमेरिकी सांस्कृतिक और शैक्षणिक प्रणाली तक पहुंच की इजाज़त थी। इसके अलावा ट्रेजरी विभाग ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में शिपिंग से जुड़ी ईरान की मांगों को मानने पर प्रतिबंधों के जोखिम के बारे में अतिरिक्त गाइडेंस भी जारी की है। और वहीं यूएस के आर्थिक प्रतिबंधों पर ईरान का जवाब भी अब आ चुका है। जी हां, ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि वॉशिंगटन अच्छी तरह जानता है कि प्रतिबंधों की उसकी बेतुकी धमकियों पर कोई यकीन नहीं करता और अमेरिका के पास अब दूसरे देशों के ईरान के साथ संबंधों को रोकने की आर्थिक ताकत भी नहीं बची है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में कालिबाफ ने लिखा कि ईरान के व्यापारिक साझेदारों ने मीडिया और हमें भेजे गए संदेशों में दोनों ही जरिए ये साफ कर दिया कि वो इन बयानों को कहीं भी कोई अहमियत नहीं देते हैं। तो वहीं ईरान के अर्थव्यवस्था मंत्री ने अमेरिका की एक और हार की भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन के नए प्रतिबंधों का सामना करने के लिए इस्लामिक गणराज्य के पास 2 साल की योजना है। और ईरान पर अमेरिका के नए आर्थिक प्रतिबंधों पर इजराइल ने खुशी जाहिर की है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए इस फैसले का स्वागत किया। नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट को ईरान पर लगाए गए ताज़ा प्रतिबंधों के लिए बधाई दी। नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका ने ईरान की क्रूर तानाशाही से एक भारी कीमत वसूली है। इजरायली प्रधानमंत्री के अनुसार अमेरिकी सरकार का ये कदम पूरी तरह से न्याय संगत है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए अब नजर डाल लेते हैं अराउंड द वर्ल्ड पर। टाइफून सोडल मारियानास को पार करने के बाद फिलीपींस सागर में उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा। ताइवान मौसम विभाग के अनुसार ये 28 अगस्त की सुबह ताइवान के उत्तरी हिस्से से गुजर सकता है। ताइवान के करीब पहुंचा टाइफून कोलंबिया के राष्ट्रपति अबेलार्डो डेला एस्प्रेला ने भूकंप प्रभावित चोको और वेले डेले कोका का दौरा कर रहा तो पुनर्निर्माण कार्य तेज करने का भरोसा दिया। क्यूबारो में 480 टन निर्माण सामग्री पहुंच चुकी है।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर कीव में राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और साथ ही यूक्रेन के ब्रिटेन का समर्थन जारी रखने का भरोसा दिया। संयुक्त राष्ट्र ने रूस यूक्रेन संघर्ष में नागरिकों की बढ़ती मौत पर चिंता जताई है। इसके बीच अमेरिका ने दोनों देशों से फिर से बातचीत शुरू करने की अपील की है। और आइए अब मनी मंथ की बात कर लेते हैं। नया सवेरा में किस तरीके से आपको और ज़्यादा जो लाभ है वो मिल सकता है। मनी मंथ में आज आपको जानकारी हम देंगे SIF और म्यूचुअल फंड में। देखिए किस तरह का अंतर है। SIF यानी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, जिसमें आप कम से कम 10 लाख रुपए से निवेश कर सकते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में 100 रुपये से आप इसका निवेश शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पर खास निवेश रणनीतियों का एक विकल्प है SIF में, जबकि म्यूचुअल फंड में अलग अलग तरह की योजनाएं हैं। हालांकि SIF जो है वो अनुभवी निवेशकों के लिए माना जाता है, जबकि म्यूचुअल फंड ये है हर तरह के जो निवेशक हैं उनके पास ये विकल्प है। शुरुआत भी आप इससे कर सकते हैं। SIF में अलग अलग जगह पैसा लगाने का विकल्प रहता है। वहीं म्यूचुअल फंड में भी शेयर, बॉन्ड और दूसरे साधनों में निवेश किया जा सकता है। SIF जो कि बाजार की स्थिति के हिसाब से रणनीति तय करता है, वहीं म्यूचुअल फंड जोखिम के हिसाब से अलग अलग योजनाएं बनाता है। SIF में निवेश के तरीके चुनने की ज़्यादा आज़ादी है। वहीं म्यूचुअल फंड में हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम लगाने की सुविधा यहाँ पर रहती है। SIF चुनिंदा निवेश पर ज़्यादा ध्यान है, जबकि म्यूचुअल फंड ज़्यादा लोगों के लिए उपलब्ध रहता है। तो ये कुछ बड़े अंतर SIF और म्यूचुअल फंड में, यानी SIF और उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड जो कि SIP के लिए ज़्यादा जाना जाता है। तो ये तो बात रही मनी मंत्रा की, लेकिन इसी के साथ अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और नई नई तकनीक से जुड़ी खबर पर नजर डालते हैं टेक टॉक में। डिजिटल परिवर्तन के इस दौर में डाक सेवा और डाक मित्र मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत के डाक के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में जनसेवा कनेक्ट डाकघरों के नए नेटवर्क का भी वर्चुअल उद्घाटन किया। सिंधिया ने इस बात पर जोर दिया कि डाक विभाग एक पारंपरिक डाक वितरण नेटवर्क से एक आधुनिक प्रौद्योगिकी संचालित सेवा इंजन के रूप में विकसित हो रहा है। उन्होंने कहा कि डाकघरों के विशाल भौतिक नेटवर्क के साथ स्मार्ट डिजिटल टूल को जोड़ने से ये सुनिश्चित होगा कि आधुनिक सेवाएं देश के हर कोने तक कुशलतापूर्वक पहुंचे। अनेक प्रोडक्ट्स के लिए और सेवाओं के लिए अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ता था, अलग अलग फॉर्म्स को भरना पड़ता था, अलग अलग जगह पे जाना पड़ता था। अब सारे प्रोसेसेस को एक ही ऐप में केंद्रित करके हमारे उपभोक्ताओं के लिए सुगमता देने के लिए ये ग्रामीण डाक सेवकों में के हाथों में ये ऐप दिया गया है। और जैसे मैंने कहा कि करीब करीब 2.5 करोड़ पार्सल्स ऑलरेडी हमारे इस ऐप के आधार पर बुक हो चुके हैं और करीब 5,000 करोड़ का प्रीमियम PLI और RPLI में हम लोग ने इसमें एकत्रित कर लिया है। और आइए नया सवेरा में बात करते हैं एक दिन एक उत्सव की। जी हां, सावन की बुहार, आसमान में छाए काले बादल, चारों ओर हरियाली और फूलों की खुशबू, और इसी मनमोहक मौसम में झूले पर विराजते हैं राधा कृष्ण। जी हां, ब्रज में इन दिनों भक्ति, संगीत और श्रृंगार के साथ झूलन उत्सव मनाया जा रहा है। और मान्यता है कि सावन की रिमझिम फुहारों के बीच राधा कृष्ण की झूलन लीला का स्मरण भक्तों को दिव्य आनंद की अनुभूति कराता है। आइए आपको दिखाते हैं इस पर यह खास रिपोर्ट। सावन की पहली फुहार के साथ ही ब्रज की फिजाओं में भक्ति का रंग और गहरा हो जाता है। मंदिरों में सजते हैं फूलों से झूले और इंतजार होता है राधा कृष्ण के उस दिव्य मिलन का, जिसे वैष्णव परंपरा में झूलन लीला के नाम से जाना जाता है। वैष्णव साहित्य के मुताबिक झूलन लीला राधा और कृष्ण की प्रिय लीलाओं में से एक है। ब्रज में सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी से पूर्णिमा तक झूलन उत्सव मनाने की परंपरा है। भक्त बड़े प्रेम और उत्साह से राधा कृष्ण को झूले पर विराजमान कराते हैं और उनकी आराधना करते हैं। भक्ति परंपरा में माना जाता है कि जब भक्त इन दिव्य लीलाओं का स्मरण करते हुए पूरी तरह भाव में डूब जाते हैं तो उन्हें राधा कृष्ण की झूलन लीला के आनंद की अनुभूति होती है।
यही भाव इस पूरे उत्सव की सबसे बड़ी विशेषता है। ब्रज के राधा गोविंद मंदिरों, वैष्णव मठों और धार्मिक संस्थानों में झूलन उत्सव के लिए विशेष तैयारियां की जाती हैं। सावन की शुरुआत से पूर्णिमा तक अलग अलग दिनों में झूले सजाए जाते हैं और भजन कीर्तन के साथ भगवान की आराधना की जाती है। झूलन लीला सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भक्ति, प्रकृति और प्रेम के उस भाव का उत्सव है जिसमें भक्त अपने आराध्य के साथ आत्मिक जुड़ाव महसूस करते हैं। वैष्णव साहित्य में भी इस लीला की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। गोविंद दास, चैतन्य दास, जगन्नाथ दास और राधा रमन ठाकुर जैसे वैष्णव कवियों की रचनाओं में भी झूलन उत्सव का विशेष उल्लेख मिलता है। सावन की हरियाली और बारिश की फुहारों के बीच ब्रज में आज भी यही परंपरा भक्ति और उल्लास के साथ जीवंत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और एक दिन एक उत्सव के बाद अब आइए बात करते हैं खेल जगत की खबरों की। देखते हैं स्पोर्ट्स ट्रैक। भारत की ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने 2026 ग्रैंड चेस टूर के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। सेमीफाइनल में उन्होंने जर्मनी के विसेंट कीमर को हराने में सफलता पाई। प्रज्ञानंदा ने दोनों रैपिड गेम जीतकर सेमीफाइनल को अपने नाम किया। फाइनल में प्रज्ञानंदा का सामना अमेरिका के दिग्गज ग्रैंड मास्टर फैबियानो करुआना से होगा। एशियाई जूनियर क्लासिकल शतरंज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त प्रतीति बोर्दोलोई ने 7वें दौर में आग्ना कोड़ा को हराकर एकल बढ़त हासिल कर ली है। वहीं ओपन चैंपियनशिप में शीर्ष वरीयता प्राप्त और संभावित ग्रैंड मास्टर मयंक चक्रवर्ती ने अपनी एकल बढ़त बरकरार रखी है। भारत श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट में आज तीसरे दिन का मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय टीम की कोशिश आज जल्द से जल्द श्रीलंका पारी समेटने की होगी। टीम इंडिया ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन के स्कोर पर घोषित की। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने पहली पारी में 2 विकेट पर 8 रन बनाए। भारत टी20 सीरीज के लिए अफगानिस्तान ने टीम का ऐलान कर दिया है। सितंबर में खेली जाने वाली 3 मैचों की सीरीज में इब्राहिम जादरान कप्तान होंगे। स्टार खिलाड़ी राशिद खान भी टीम में शामिल हैं। तीनों मैच 13, 15 और 17 सितंबर को ही होंगे। सभी मुकाबले नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को विश्व कप के मुकाबले में अर्जेंटीना के खिलाफ 3-5 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारतीय टीम का सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारतीय टीम को हर हाल में बड़ी जीत दर्ज करनी थी। और नया सवेरा में अब आइए बात कर लेते हैं मौसम की। आपके राज्य, आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम और तापमान का हाल, आइए देखते हैं।
जाना आपने मौसम का हाल और इसी के साथ ही नया सवेरा में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। लेकिन जाने से पहले कृतिका आज किन खास तस्वीरों के साथ दर्शकों को छोड़ के जाएंगे? बिल्कुल मुकुल, आज की जो खूबसूरत तस्वीरें हैं वो रंगों भरी दुनिया की खूबसूरत तस्वीरें। जी हाँ, 10 रंग और साथ ही 15 अलग अलग किस्मों के 5 लाख डहलिया फूलों के इस्तेमाल से बना ये फ्लावर कारपेट जो अद्भुत नजर आता है। और इन सुकून भरी तस्वीरों के साथ हम अपने दर्शकों को छोड़ के जाते हैं। हम मुझे, मेरे सहयोगी मुकुल और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।